भी नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी को गतिशील संगीत की अद्भुत दुनिया में स्वागत करते हैं। ये संगीत जो हमें ऊर्जा और उत्साह से भर देता है, हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे आप किसी भी मूड में हो, ये संगीत आपके दिल को छू लेता है और आपको एक नई ऊर्जा से भर देता है। दोस्तों, संगीत की यह धारा हमें एक साथ जोड़ती है और हमें एक नई दिशा में ले जाती है। ये संगीत न केवल हमें प्रेरित करता है, बल्कि हमारे जीवन को भी रंगीन बनाता है। जब हम इस संगीत को सुनते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा और उत्साह का अनुभव होता है। ये संगीत हमें हमारे दैनिक जीवन की चिंताओं से मुक्त करता है और हमें एक नई दिशा में ले जाता है। तो चलिए इस अद्भुत संगीत यात्रा का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को और भी रंगीन बनाते हैं। सभी को नमस्कार और इस संगीत यात्रा में आपका स्वागत है। आइए इस संगीत के माध्यम से हम अपने जीवन को और भी सुंदर बनाएं और एक नई ऊर्जा से भरपूर हों। मेरा नाम पावेल फिलिपोव है, मेरे साथ फ्योदोर कॉन्स्टेंटिनोव हैं और हम आपसे हमारे शुक्रवार के वेबिनार में मिल रहे हैं, जहां हम नई पीढ़ी के जेपेलिन परियोजना की खबरों पर चर्चा करते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो आप सवाल अभी से लिख सकते हैं, हम उन पर ज़रूर चर्चा करेंगे। हम तुरंत माफ़ी चाहते हैं, हम मंगलवार वेबिनार में नहीं आ सके, हमारे पास प्रस्तुति थी, ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि हम किस चीज़ में व्यस्त थे और क्यों हम वेबिनार में भाग नहीं ले सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, शीर्षक से ही यह स्पष्ट था कि आज का वेबिनार हमारे लिए कुछ असामान्य है, क्योंकि हम इसे नोवी कंपनी के कार्यालय से आयोजित कर रहे हैं, जो नई पीढ़ी के जेपेलिन के निर्माण और संचालन में लगेगी और यहाँ हमारी टीम बननी शुरू हो रही है। हम इस सब के बारे में बात करेंगे। हम शुरू करने से पहले आपकी सक्रियता को न भूलें, सामाजिक नेटवर्क की जादुई शक्ति को याद रखें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं, जितना अधिक आप रिपोस्ट करते हैं, उतने ही अधिक दर्शक इन प्रसारणों पर होंगे। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी मुख्य प्रसारण वकांटेक्टे मेरुचे और YouTube पर नई पीढ़ी के जेपेलिन के चैनल पर, आधिकारिक YouTube चैनल पर होते हैं। लेकिन याद रखें कि YouTube के साथ हमारे साथ किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमारी सभी सोशल मीडिया पर फॉलो करना न भूलें, ताकि आप समाचार देख सकें। वहाँ इस प्रसारण के विवरण में सब कुछ है और टेलीग्राम चैनल और फिर से वीके ओनताक्टे और अन्य सोशल मीडिया, हर जगह सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि मैंने कहा, सक्रियता के बारे में थोड़ा मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आंकड़ों से शुरू करेंगे। जैसा कि पहले कहा गया था, हमारे पास आंकड़ों के अनुसार क्या है, न कि वर्तमान में हमारे प्रोजेक्ट में पहले से ही 1700 से अधिक निवेशक हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने वास्तव में प्रोजेक्ट में निवेश किया है। आपकी परियोजना में मदद के लिए बहुत धन्यवाद कि आप पहले से ही इस प्रारंभिक चरण में शामिल हो गए हैं, जब अभी भी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है और आपके सामने इस परियोजना का आधार बन रहा है। जहां तक निवेशों की बात है, $625,000 वर्तमान में पहले ही निवेशित किए जा चुके हैं। यानी ये वे पैसे हैं जिनसे लोगों ने निवेश पैकेज खरीदे हैं, और आज हमारे पास 1800 ऐसे निवेश पैकेज हैं जो लोगों ने पहले ही खरीदे हैं। यानी जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ लोगों के पास पहले से ही कई निवेश पैकेज हैं, जो कि बहुत अच्छा है। यदि हम इस बारे में बात करें कि लोगों ने कौन कौन से दायित्व लिए हैं, क्योंकि हमारे पास किस्तों में निवेश करना संभव है, तो यह $5.5 मिलियन है, जो थोड़ा कम है। ये वे पैसे हैं जो परियोजना में किसी न किसी तरह आएंगे, लेकिन ये समय के साथ 3 से लेकर 50 महीनों तक फैले हुए हैं, जब तक कि हमारे पास किस्तें उपलब्ध हैं। इसलिए
आपकी समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद कि आपकी मदद से परियोजना सक्रिय रूप से ज़्यादा गति पकड़ने लगी है। और यह कार्यालय जो अब है, वह स्थान है जहां नई पीढ़ी के जेपेलिन के कर्मचारियों, डिज़ाइनरों और अन्य लोगों का काम होगा। ये सब आपके कारण संभव हुआ है। तो ये पहला परिणाम है जिसे आप देख सकते हैं, हमारे पास पहले से ही है। लेकिन वास्तव में अभी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं और बहुत सी अन्य चीज़ें होंगी जिन्हें आप बहुत जल्द देखेंगे। यहाँ फ्योदोर, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इस कार्यालय के बारे में बताओ। यहाँ क्या है, निकट भविष्य में यहाँ क्या होगा और हाल की खबरें क्या हैं? हाँ दोस्तों, बहुत सारी खबरें हैं। सभी को नमस्कार। अभी इतनी काम है कि मैं वेबिनार से पहले खबरों को भी व्यवस्थित नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए हमेशा की तरह यह एक तात्कालिकता है, जैसे दिल की बात। हाँ, हम कार्यालय में हैं और ऐसा लगता है हमने पहले सप्ताह का काम पूरा कर लिया है। हमें सोमवार को चाबियां दी गईं। हमने यहाँ कलाकारों को यहाँ बुलाना शुरू कर दिया है और पहले श्रम अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। वैसे पहला श्रम अनुबंध इस स्थान के प्रशासनिक आर्थिक गतिविधियों के निदेशक के साथ हस्ताक्षरित किया गया था, क्योंकि इसे यहाँ बसाना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ भी कई तरह के अनुबंध और अन्य चीज़ें हैं, लेकिन इसके लिए एक अलग व्यक्ति है जो हमारी मदद करता है। यह बहुत अच्छा है। व्लादिमीर का बहुत धन्यवाद। कार्यालय के बारे में, हमारे पास यहाँ 500 वर्ग मीटर हैं। सभी कार्यालय पहले से ही निर्धारित हैं। वहाँ तकनीकी सेवा का विभाग बैठेगा। यहाँ एक बड़ा बैठक कक्ष है जिसे आप नहीं देख रहे हैं। यहाँ वकीलों, वित्तीय विशेषज्ञों और लेखाकारों के लिए कार्यालय है। अंत में ओहो के निदेशक बैठे हैं। वहाँ आगे कॉरपोरेट गतिविधियों के लिए, जैसे कि उप महाप्रबंधक और अन्य, बैठेंगे। यहाँ हमारे सामने एक कार्यालय है जिसे सर्गेई सेमेनोव ने अपनी सेवा के साथ कब्जा कर लिया है। वहाँ जहाँ मैं अभी देख रहा हूँ, एक बड़ा कमरा है। वहाँ अभी भी डिज़ाइनर और तकनीशियन बैठे हैं। समय कितना हुआ? शुक्रवार 17:10। घर जाने का कोई इरादा नहीं है। वे परियोजना और उसके विवरण पर चर्चा कर रहे हैं। वहाँ अभी रूसलान बैठा है। वह उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, तकनीक के लिए, कि यह सब कैसे होगा, यह सब कहाँ होगा, ताकि यह सब जल्दी, सस्ता और उच्च गुणवत्ता वाला हो। और बोरिस अलेक्जेंड्रोविच, जो पहले हमारे पास शुक्रवार को थे। बोरिस अलेक्जेंड्रोविच, वह वास्तव में पिछले और वर्तमान दोनों में डिज़ाइन ब्यूरो के निदेशक हैं। निर्माण कार्यालय का निदेशक एक निर्माता नहीं है, बल्कि वह एक प्रशासक है जो पूरे काम को व्यवस्थित करता है। यह तय करता है कि सब कुछ कैसे होगा, क्योंकि डिज़ाइन ब्यूरो के काम को उत्पादन के साथ समन्वयित करना आवश्यक है। कुल मिलाकर सभी को सब कुछ स्पष्ट है। वह बाहर जाने की योजना बना रहा है। क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया है या अभी भी कुछ बाकी है? हम पहले से ही वेबिनार कर रहे हैं। चाहोगे तो आ जाओ। शुभकामनाएं। हाँ, मंगलवार के बारे में। मंगलवार को ठीक इसी कारण कि हम प्रसारण में नहीं आ सके, यहाँ एक बड़ी समिति इकट्ठा हुई थी। हमने काम शुरू कर दिया है, मैंने आपको पहले ही बताया था, और स्ट्रेटोस्फेरिक उपकरण के बारे में। और वास्तव में स्ट्रेटोस्फेरिक उपकरण पर तकनीकी कार्य विवरण टीजेड के बारे में बेहद तीव्र बहस चल रही थी कि वह वहाँ क्या करेगा, कौन सी उपयोगी लोड होगी। बहुत बहुत सामान्यतः, जैसा कि कहा जाता है, अगर यह भयानक है तो इस परिणाम के लिए कोई जानकारी नहीं है। सामान्यतः हमने इस दिशा में काम किया और अगला दिशा सामान्यतः इसके बारे में समाप्त हो गया। वहाँ सब कुछ स्पष्ट है। तो लगभग क्या समझ में आया? आसमान में कब उड़ान भरने की योजना है? ये वास्तव में क्यों ज़रूरी है? ये नया परियोजना क्या है? देखो, हम ने कहा था कि भविष्य में स्ट्रेटोस्फेरिक भारी प्लेटफॉर्म नई पीढ़ी के जेपेलिन प्रकार के होंगे। वे अधिकतम संभावनाशील, आर्थिक, वास्तव में सुपर कूल रूप से थोड़े 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 उचित हैं। लेकिन एक बड़े उपकरण को तुरंत बनाना संभव नहीं है। यानी कदम छोटे उपकरणों से शुरू होने चाहिए, छोटे उपकरणों से। और कुछ वैज्ञानिक कार्य हैं जिन्हें करना आवश्यक है, और इन्हें सीधे स्ट्रेटोस्फेरिक जेपेलिन पर करना ज़रूरी नहीं है। और यह एक दीर्घकालिक, दीर्घजीवी उपकरण में किया जा सकता है, और इसके तहत वैज्ञानिक कार्य किए जाएंगे।
ये वायुमंडलीय धाराओं से संबंधित हैं, जैसे कि हमारे ग्रह पर विभिन्न ऊंचाइयों पर विभिन्न हवाएं होती हैं। बिग डेटा है, यह स्पष्ट है, और इस बिग डेटा पर गणितीय मॉडल भी हैं, लेकिन वास्तविकता भी है और इसे एक जगह पर लाना ज़रूरी है। यह एक दिशा है, यानी हवाओं का अध्ययन करना, यह देखना कि किस ऊंचाई पर किस मौसम में कौन सी हवाएं हैं, और यह सब गणितीय मॉडल के साथ कितना मेल खाता है। जैसे गणितीय मॉडल को स्पष्ट करना, यह एक लंबा काम है और यह अब से ही शुरू हो रहा है। एक तरफ यह उपकरणों का परीक्षण है, यानी हमारे पास उस उपकरण के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाएगा जो इस यंत्र के साथ संचार के लिए होगा। दूसरी तरफ यह यंत्र एक उपयोगी कार्य करना चाहिए, जैसे कि एक रिले स्टेशन के रूप में कार्य करना। वहाँ पूरी तरह से अलग परिस्थितियाँ हैं, जैसे कि पतली वायुमंडल और नकारात्मक तापमान, वास्तव में बहुत ही नकारात्मक तापमान। और सभी उपकरण जो आगे चलकर इन स्ट्रेटोस्फेरिक प्लेटफॉर्मों पर उपयोग किए जाएंगे, वे पहले से ही आंशिक रूप से उपलब्ध हैं। कुछ तो हमारे विकास की चीज़ें हैं। हमारे पास एक इंजीनियरिंग टीम है, वैज्ञानिक ही। आपने किरजाच में देखा होगा, मैंने वहाँ डेनिस फिलिपोव का परिचय दिया, बरोदा और आर्टेम जैसे। और हम सामान्यतः काम से फुर्सत के समय में रचनात्मकता में लगे रहते हैं। और जब हम अब जेपेलिन के विषय में बात करने लगे, तो पता चला कि जो संचार प्रणाली हमने पहले सिर्फ इसलिए बनाई थी क्योंकि हम कर सकते थे, वे किसी के लिए बहुत महंगी हैं। जबकि हमारे पास अपनी प्रणाली है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? यहाँ और वही संचार प्रणालियाँ, हवा में उठाना, देखना कि वे कैसे व्यवहार करती हैं। स्पष्ट है कि हमारे पास अनुकरणात्मक कैमरे हैं, वैसे वे हमारी प्रयोगशाला में भी हैं। हवा को निकाला जा सकता है, आवश्यक तापमान सेट किया जा सकता है, और उपकरण कैसे काम करता है। और इसके लिए, इस कार्यक्रम के विकास के लिए पहले वर्ष के लिए बहुत स्पष्ट टीजेड की आवश्यकता है, और हम इसी पर काम कर रहे थे। और निकटवर्ती लॉन्च के बारे में, हमारे पास उन्हें स्थगित किया जा रहा है। समय सीमा दाईं ओर खिसक रही है। यह इसलिए नहीं है कि हम इसे लॉन्च नहीं कर सकते, हम इसे अभी लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि कौन सा उपकरण और कौन सा परीक्षण कार्यक्रम इसे पार करना चाहिए। नव वर्ष से पहले लॉन्च होंगे, संभवतः हम नव वर्ष से पहले 3 लॉन्च एक साथ कर सकेंगे। वहाँ तेज लॉन्च भी होंगे, अधिकतम 4 घंटे और कई घंटों तक चलने वाले लॉन्च भी होंगे। यह सब निश्चित रूप से, वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण क्षणों को हम नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। एनालॉग संचार प्रणाली की तैयारी के लिए काम चल रहा है, डिजिटल संचार प्रणाली की तैयारी के लिए भी काम चल रहा है। सोमवार से हम सामग्री बनाना शुरू करेंगे और दिखाएंगे कि यह सब कैसे आगे बढ़ रहा है। हम इसे प्रदर्शित करेंगे। वैसे कंटेंट के मामले में एक पूर्ण स्टूडियो स्थापित करने की योजना है और इससे बहुत अधिक कंटेंट बनाने की अनुमति मिलेगी। अब कई वीडियो होंगे जो परियोजना के बारे में समझाएंगे और जेपेलिन के बारे में सामान्य तकनीक। कुल मिलाकर ये सब कुछ है जिसे हम कह सकते हैं प्रचार और सभी इच्छुक लोगों को जानकारी देने के लिए आवश्यक है कहने के लिए। इसके अलावा एक ऐसी सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक ये है कि नोवी में एक ऑपरेटर को ढूंढना है। बस एक ऑपरेटर होना चाहिए जो हमेशा पास में रहे और जो यहाँ हो रहे सभी घटनाओं को रिकॉर्ड कर सके, वीडियो अपलोड कर सके, तब जानकारी बहुत अधिक होगी। हाँ, और आंशिक रूप से हम अपनी प्रयोगशाला को यहाँ ले आएंगे। हमारे पास सबसे पहले एक ऑपरेटर होगा और सामग्री सामान्यतः बहेगी। कुछ चीज़ें हम शूट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि खैर ये तो विकास की बातें हैं। हाँ, लेकिन पाश ऑपरेटर कब आएगा? अब खोज शुरू हो गई है, ऐसा कहा जा सकता है। आप पूरे महीने क्या कर रहे हैं? रुको, सक्रिय खोज। तो क्या हुआ? हम सक्रिय खोज में थे। कुल मिलाकर रिज्यूमे हैं, उम्मीदवार हैं। अब उनके साथ या तो बातचीत चल रही है या अभी साक्षात्कार शुरू होने वाले हैं। स्टूडियो में सबसे पहले कार्यालय का इंतजार किया जा रहा था, अब ऐसा लगता है कि इसे करना शुरू किया जा सकता है। और अब स्टूडियो के बारे में स्पष्ट है। यहाँ हमारे पास एक स्टूडियो होगा जहाँ रुस्लान की तकनीकी सेवा होगी। वहाँ आंशिक रूप से प्रयोगशाला स्थानांतरित होगी, इसलिए हम यहाँ सोल्डरिंग और प्रिंटर्स पर प्रिंटिंग करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ एक कैमरा लगाना चाहिए ताकि सीधा प्रसारण हो सके। ये शायद ही काफ़ी मज़ेदार होगा। मैं खुद देखता कि वे वहाँ क्या कर रहे हैं, या मैंने वहाँ क्या किया, लेकिन मैं अब नहीं देखूंगा। दूसरा बड़ा, इस सप्ताह किए गए कार्यों की मात्रा
जिसे मैं स्वाभाविक रूप से बताऊंगा। यह पहले उपकरण के तकनीकी रूप और तकनीकी आवश्यकताओं के गठन के बारे में है, जो कि न तो स्ट्रैटोस्फेरिक है और न ही बल्कि जेपेलिन है, क्योंकि इसमें वास्तव में कई तकनीकी समाधान और विचार हैं कि यह वास्तव में कैसे होना चाहिए, और यह सब परियोजना के वित्त पोषण के साथ मेल खाना चाहिए। इसके अलावा हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमें कितने पैसे मिले हैं। हम तुरंत ही बोइंग नहीं बना सकते एक तरफ से। दूसरी ओर एक क्रांतिकारी उपकरण का निर्माण करना चाहिए जो उपयोगी कार्यों को पूरा करता है और सभी अन्य पर श्रेष्ठता प्रदर्शित करता है। और अब वही समाधान स्पष्ट हो गया है। तो तकनीकी रूप से इसके पैरामीटर, विशेषताओं आदि के अनुसार जो बनाए जाएंगे और पहले वर्ष के काम में उड़ान भरेंगे। और उसके पास भी तकनीकी कार्य विवरण टीजेड इतना विस्तृत है और इस सब पर काम करना होगा, यह हमें कुछ समय लेगा। और हम इसे बाहर लाएंगे, एक प्रस्तुति बनाएंगे, इसके बाहरी रूप को चित्रित करेंगे और इसके सभी तकनीकी विशेषताओं को दिखाएंगे। मैं तुरंत कह सकता हूँ ये होगा, ये पूरी तरह से बिना पायलट का संस्करण होगा, ये स्वचालित मोड में हैंगर से बाहर निकलेगा। वैसे उसके लिए एलिंग क्लासिक होगा, इसके लिए कुछ खास बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी विमानन एलिंग इसके लिए उपयुक्त होगा। मुझे लगता है उस शुक्रवार को, हाँ, मैंने इसके बारे में बताया था। क्या तुम एक बार फिर से बता सकते हो, क्योंकि मेरी समझ के अनुसार इस सप्ताह भी कुछ स्पष्टताएं थीं। हम बात कर रहे हैं कि नई पीढ़ी के जेपेलिन का पहला जेपेलिन कैसा होगा। ये अब काफ़ी हद तक स्पष्ट है। ये स्पष्ट है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसे 1 साल में उड़ान भरनी चाहिए और इसके निर्माण के लिए वहाँ बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता नहीं है। यानी ये मेरे लिए नहीं है। सैकड़ों मिलियन या शायद अरबों, जो भी संख्या अभी दी जा सकती है, हमने इस परियोजना के निर्माण का पूर्वानुमान लगाया है, जिसमें बाहरी विशेषज्ञों और संगठनों को शामिल करना और परियोजना की सामग्री की क्षमता और परीक्षण शामिल है। यह पूरी परियोजना एक कुंजी के तहत निर्माण के लिए है और इसका पूर्वानुमानित लागत लगभग 1.2 मिलियन यानी 1.1 मिलियन $200,000 है। यह अभी का पूर्वानुमान है। हम इस पूरी अर्थव्यवस्था को गिनते हैं, जोड़ते हैं, लेकिन कीमत पहले से ही तय हो चुकी है और यह एक एकल नमूना बन गया है और इसे प्रयोगात्मक पहला लेटर E1 मिलेगा। इसका प्रमाण पत्र झुकोव्स्की में उड़ान क्षेत्र पर परीक्षण किया जाएगा। अनुमानित लागत पहले से ही यथार्थवादी है, यानी पहले जब हम इस उपकरण के निर्माण की लागत का अनुमान लगाते थे तो हम इसमें एलिंग के निर्माण और अन्य सभी चीज़ों को शामिल करते थे। सब कुछ बड़े पैमाने पर होता था और कीमत बहुत अधिक होती थी। अब कीमत बहुत तेज़ी से गिर रही है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम अपने यहाँ उत्पादन को स्थानीयकृत करते हैं तो वहाँ वास्तव में बहुत चालाक जेपेलिन निर्माता होते हैं और पूरी उद्योग में आप गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि वास्तव में जेपेलिन को काफ़ी सस्ते और तेज़ी से बनाया जा सकता है। एक बार फिर मैंने पिछले बार कहा था, जब परियोजना शुरू हुई थी, लोगों का ऐसा मानना था कि ये एक लंबी निर्माण प्रक्रिया है। जेपेलिन, ये तो बहुत मुश्किल है, इसके लिए अरबों की ज़रूरत है। समझ में आता है कभी ना कभी। कुछ सालों बाद देखूंगा कि आपके पास क्या बन रहा है। यहाँ तक कि साल के अंत तक कंपनी के ब्रांड के तहत उपकरण लॉन्च किए जाएंगे। हालांकि ये अभी नई पीढ़ी के जेपेलिन नहीं हैं। इनमें पहले से ही कुछ व्यावसायिक और संभावित तत्व होंगे। तो फिर ये उड़ने वाला यंत्र 1 साल में और 120 मिलियन रूबल में, मानो ये कोई कल्पना हो। हाँ बिल्कुल, सब कुछ किसी न किसी तरह से समायोजित हो सकता है। हम देखेंगे और बताएंगे कि अंत में वहाँ क्या कीमत होगी। यह 1 अरब नहीं है ना, जैसे कुछ लोग सोच सकते थे। और यह पहला प्रयोगात्मक है, अगर, बल्कि इसे रूसलान के नेतृत्व में पर्याप्त उच्च स्थानीयकरण प्रतिशत के साथ श्रृंखला में स्थापित करते हुए मुझे लगता है कि इसकी श्रृंखलाबद्ध कीमत बहुत कम हो जाएगी और यह वास्तव में उद्योग के लिए एक झटका हो सकता है। यह स्पष्ट है, प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन जेपेलिन के विशेषज्ञों के बीच एक अनकही नियम है जो बहुत समय पहले स्थापित किया गया था। वे कहने के लिए एक कार्टेल समझौता है।
1000 घन मीटर का जेपेलिन, $1 मिलियन, बस। और उन्होंने बस ऐसे ही सहमति बनाई और जेपेलिन बेचने लगे। आपको कितने घन मीटर का जेपेलिन चाहिए? अरे 2000। ये वही नन्हा है जिसे हम बनाएंगे, तो $2 मिलियन कम से कम, यही इसकी कीमत है। और हम समझते हैं कि हमारा प्रयोगात्मक मॉडल 2 गुना सस्ता है और हम श्रृंखला उत्पादन को भी सस्ता कर सकते हैं। अभी तो हमें डर भी नहीं लग रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जेपेलिनों का बाजार अभी लगभग शून्य है, और सबसे सुखद यह है कि हम पूर्व के ढांचों को फिर से आकार दे सकते हैं। सही में, कुछ लोग सही में हैं जो हमें धन्यवाद नहीं कहेंगे। उदाहरण के लिए, जर्मन जो अपनी मशीनों को बेतहाशा कीमतों पर बेचते हैं। शायद ब्रिटेन में एयरलैंडर्स की भी उन पर कोई पागल कीमत होगी, लेकिन दूसरी ओर बहुत से लोग हैं जो कहेंगे, धन्यवाद दोस्तों, ये एक बहुत ही शानदार उपकरण है, सस्ती कीमत पर, आखिरकार यह सुलभ हो गया है। और ये जेपेलिन पहला है। हम कहते हैं कि 1 साल, शायद इससे भी तेजी से हो जाएगा। कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि 1 साल में मुख्य रूप से ये पैसे की बात नहीं है। हाँ, यहाँ विकास के समय के संदर्भ में, क्योंकि निश्चित रूप से 120 मिलियन रूबल, मुझे लगता है कि हम इसे बहुत तेजी से जुटा लेंगे। लेकिन शायद तेजी से, शायद इसे डिजाइन करना संभव नहीं है, या शायद वास्तव में तेजी से। देखते हैं। 1 साल न तो आशावादी है और न ही निराशावादी समय है। ये लगभग वही समय सीमा है जिसके भीतर यह समूह पहले भी उपकरणों का निर्माण कर चुका है। यह समय सीमा लगभग वही है जिसमें यह समूह पहले भी उपकरणों का निर्माण कर चुका है। तो कुल मिलाकर हम तब इकट्ठा हुए थे, हम 1 साल में सफल हो जाते, लेकिन वहाँ वित्त पोषण और संगठनात्मक मुद्दों के साथ कुछ सवाल थे। चीज़ें, खैर, हम लेट हो गए। मैं ऐसा था, कितने, 2 साल नहीं, वहाँ 1 साल 3 महीने हैं। मैं ऐसा था, खैर, कुल मिलाकर ठीक है, हम लेट हो गए लगभग 1 साल। तो वे कहते हैं कि 1 साल में यह यंत्र के निर्माण का सामान्य समय है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें इसके लिए निर्माण करने में कोई आलस्य नहीं है। तो ये निकलता है कि जो आकार चुना गया है, ये एक दिलचस्प सवाल है। ये एक निश्चित आकार में बनाया गया है ताकि यह मानक हैंगर में समा सके। ये कोई सामान्य हैंगर नहीं है, बल्कि मानक विमानन एलिंग है। हमारे देश में और सभी अन्य देशों में बहुत सारे हैं। वहाँ 12 पर 12 के दरवाजे हैं, वह वहाँ आराम से प्रवेश कर जाता है, और यह सबसे अनुकूल समाधान है जिस पर अंततः हम पहुँचे हैं, जल्दी। इस जेपेलिन को बिना पायलट के मोड में योजना बनाई जा रही है, जिसमें पहले से ही व्यावसायिक उपयोगिता है और अन्य चीज़ें। इसके उपयोग के लिए हमें ग्राहक के लिए एक एलिंग बनाना होगा। क्यों? हर क्षेत्र में हवाई अड्डे, हवाई क्षेत्र और हवाई नगर हैं, जहां पहले से ही तैयार एलिंग हैं। इसके शुरू होने से ही उपकरण पहले से ही आराम से कार्य कर सकता है। इसका मतलब है कि हम पहली शक्ति को इस तरह से बना रहे हैं, यानी यह एक तरफ एक प्रदर्शक है ताकि दिखा सकें, और दूसरी तरफ तकनीकों को परिष्कृत कर सकें। ऐसे लक्ष्य हैं, या फिर हम किसी व्यावसायिक नमूने को प्राप्त करेंगे जिससे कमाई की जा सके। जैसे इस पर, खैर, डेमोन्स्ट्रेटर, जिसे हमने अंदर से नाम दिया है, वास्तव में सोचने की दिशा के कई शाखाएं हैं। इससे हम यह प्रदर्शित करते हैं कि हम संगठित हैं और सक्षम हैं। इस संदर्भ में, हाँ, वह एक प्रदर्शक है, और अपने उत्पाद गुणों के अनुसार ये पहले से ही पूर्ण उत्पाद हैं जो वाणिज्य के लिए तैयार हैं। इसकी प्रमाणन और लाइसेंसिंग में अभी थोड़ा समय लगेगा, मान लीजिए, लेकिन वहाँ उन्हें श्रृंखलाबद्ध तरीके से तैयार करना और दस्तावेजीकरण पूरा करना संभव है, और इसे समानांतर में किया जा सकता है। सुनो, हम कुछ विशेष तकनीकों पर बात कर सकते हैं जो लागू की जाएंगी। कुछ असामान्य क्रांतिकारी या कुछ समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बस मैं थोड़ा कुछ के बारे में सुन चुका हूँ, नहीं जानता कि क्या इसे बताना ठीक है। तो मैंने बिना पायलट वाले विकल्प के बारे में पहले ही कहा कि यह बिना पायलट वाला होगा या पायलट वाला होगा। यह संभवतः वैकल्पिक रूप से पायलट किया जाएगा। वहाँ सामान्यतः बिना पायलट के संचालन के लिए 2 दृष्टिकोण हैं। पहला यह है जब शून्य से पूरी तरह से बिना पायलट का यंत्र बनाया जाता है, तब इसे थोड़ा अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। सही कहें तो इसे उन लोगों के लिए थोड़ा अधिक मेहनत करनी होगी जो इसे व्यवस्थित करेंगे। यह या तो एक वैकल्पिक पायलट युक्त उपकरण हो सकता है, जब पहले इसमें एक परीक्षण पायलट
जिसे प्रयोगात्मक पायलट कहा जाता है, बैठता है। वह इसकी पूरी मैकेनिक, इसकी उड़ान, इसकी पूरी गतिशीलता और अन्य चीज़ों को समझता है। और मोटे तौर पर मशीन देखती है कि पायलट क्या कर रहा है, किस स्थिति में है, और सरल शब्दों में पायलट से सीखती है। तो ये दो रास्ते हैं। किस पर विशेष रूप से, यह हम तब तय करेंगे जब हम उपकरण के लिए तकनीकी आवश्यकताओं को अंतिम रूप देंगे। वैकल्पिक रूप से पायलट किए गए विकल्प पर जाना आसान है, आसान, लेकिन तुरंत बिना पायलट के विकल्प पर जाना अधिक दिलचस्प है। इन उपकरणों में से कौन सा व्यावसायिक रूप से अधिक आकर्षक होगा? पूर्णतः बिना पायलट वाला एक क्षेत्र में अधिक आकर्षक होगा, जबकि वैकल्पिक पायलट वाला थोड़ा अलग क्षेत्र में आकर्षक होगा। शायद, अरे अभी नहीं कहूँगा, जब हम टीजेट को पूरा कर लेंगे तब समझ में आएगा। और जब तकनीकी ज़रूरतें टीजेड होंगी, क्या हम उसे देख सकेंगे या ये फिर भी क्रॉल करके और चिल्लाकर ही काम करेगा? मुझे लगता है कि कुछ मुख्य बिंदु हम थोड़ा स्वाभाविक रूप से दिखाएंगे। वैज्ञानिक तकनीकी परिषद में निश्चित रूप से कहा जाएगा, यह नहीं दिखाना है, बाकी दिखाइए। जो कुछ भी संभव होगा स्वाभाविक रूप से हम प्रकाशित करेंगे। हमारी सामान्य दर्शक टिप्पणियों के अनुसार दो खेमों में बंटी हुई है। कुछ लोग कहते हैं विवरण बताएं, विवरण दिलचस्प हैं। दूसरे कहते हैं कुछ मत बताओ, सभी सब कुछ जान जाएंगे, चुरा लेंगे। कुल मिलाकर हम संतुलन बनाए रखेंगे। हाँ, ये शायद थोड़ा कहीं बीच में होगा। कुल मिलाकर यह शानदार है। ऐसा लगता है कि लॉन्च और स्ट्रेटोस्फेरिक उपकरणों के बारे में समझ है, और यह भी काफ़ी विस्तार से समझा गया है कि नोवी कंपनी का पहला जेपेलिन कैसा होगा, यह कब होगा, इसकी लागत कितनी होगी। इन सभी बातों पर चर्चा की गई। यह वास्तव में शानदार है। मेरे विचार में बहुत दिलचस्प विवरण उभर कर सामने आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि यह सभी के लिए सुनना भी दिलचस्प था। क्या हमारे पास ऐसी और कोई खबर है, शायद टीम के बारे में? तुम कहते हो पहले कर्मचारी भर्ती किए गए हैं। क्या हम वहाँ पहले से ही उन कंस्ट्रक्टर्स के नाम ले सकते हैं जो वास्तव में टीम में हैं? तो इस पहले प्रकार के उपकरण के मुख्य डिज़ाइनर वादिम जुबकेविच हैं, जिन्होंने इसका निर्माण किया। ये निश्चित रूप से है। निर्माण कार्यालय का निदेशक, यह वह व्यक्ति है जो प्रशासनिक सभी चीज़ों को व्यवस्थित करता है, सभी को योजना बैठक में इकट्ठा करता है और पूछता है कि सब कुछ कैसे चल रहा है। यह बोरिस अलेक्जेंड्रोविच इवचेंको है, प्रसिद्ध रूसी निर्देशक और पटकथा लेखक के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ मोटे तौर पर पहले बोरिस अलेक्जेंड्रोविच इवचेंको हैं, जो एक प्रमुख वैज्ञानिक और शोधकर्ता हैं। उसके बाद जुबकेविच वादिम वासिलेविच हैं, जो एक अनुभवी इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। ये नोवी कंपनी में सटीक पद है। कुछ और विशेषज्ञ हैं जो इस विषय पर गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगले हफ्ते इवचेंको बोरिस वासिलेविच हमें संगठनात्मक संरचना दिखाएंगे, जैसे उन्होंने सभी अन्य को इस संगठनात्मक संरचना में व्यवस्थित किया है। तो अगले हफ्ते देखेंगे। तो कुल मिलाकर ये दो लोग वे हैं जो पहले से ही स्टाफ में हैं, बाकी लोग भी स्टाफ में हैं, लेकिन उनकी पदों का अभी तक निर्धारण नहीं हुआ है ना? अब यह तय किया जा रहा है। यहाँ एक अजीब शब्द है। अभी पहले प्रोजेक्ट में यह पहले प्रकार का उपकरण है। गतिविधियों के आयोजन के लिए कई दृष्टिकोण हैं, जैसे मैट्रिक्स और अन्य। हमारे प्रोजेक्ट कार्य मैट्रिक्स प्रकार की संगठनात्मक संरचना उपयुक्त है। कठोर संगठनात्मक संरचना आवश्यक नहीं है। प्रोजेक्ट टीम एक तरफ और दूसरी तरफ से एकत्रित होती है। लाइसेंस, प्रमाण पत्र और अन्य चीजें प्राप्त करने के लिए हमें पारंपरिक संरचना के अनुसार चलना होगा और पदों की नियुक्ति करनी होगी। और इसी तरह यह सारा काम भी अनिवार्य रूप से तैयार किया जाएगा, क्योंकि आधिकारिक रूप से उड़ान भरने के लिए रूस की नागरिक उड्डयन प्राधिकरण और अन्य संगठनों से विशेषज्ञों का आना आवश्यक है, जो हमारी गतिविधियों को सीधे शब्दों में कहें तो मान्यता देंगे। और इसी के लिए पूरी संगठनात्मक संरचना स्वाभाविक रूप से अनिवार्य रूप से बनाई जाएगी। और अब ऐसा लगता है कि जो भी लोग आते हैं वे कहते हैं मेरे पास शानदार विशेषज्ञ हैं, वे अपने क्षेत्र में प्रतिभाशाली हैं। इसका मतलब है कि कुछ लोगों को अन्य कंपनियों से लाना पड़ता है, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से कहीं और काम कर रहे हैं।
तो चलिए हम ये करेंगे, और मैं खुश हूँ कि लोग इसे बड़े आनंद के साथ कर रहे हैं, क्योंकि अंततः केवल पैसे ही सब कुछ तय नहीं करते। हालांकि स्वाभाविक रूप से सभी को वेतन मिलेगा, ऐसा तो है ही, लेकिन इसके साथ ही जेपेलिन बनाने और ऐसी कंपनी बनाने का विचार बहुत से लोगों को प्रेरित करता है। ये शानदार है। हाँ, बहुत से, वास्तव में बहुत से। वास्तव में विभिन्न स्रोतों से कॉल का बहुत बड़ा ट्रैफिक आ रहा है, और संस्थानों से, और वहाँ विश्लेषणात्मक एजेंसियां फ़ोन करती हैं, कहती हैं ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि किस दिशा में जाना है। बहुत धन्यवाद। ऐसा लगता है जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन रुचि, हाँ, जीवंत है, रुचि अच्छी है, ये बहुत शानदार है। वैसे सोलर ग्रुप वास्तव में कह सकता है कि उनके पास एक अच्छा, जैसा कि अब कहा जाता है, विज़न है, इस अर्थ में कि हम इन ट्रेंड्स को महसूस करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है हम जीते जीते जेपेलिनो में शामिल होने का निर्णय लेते हैं, और यह पता चला कि हम सही समय पर इसमें शामिल हुए, क्योंकि नहीं जानता क्या हमें नाम लेना चाहिए। हाँ, कुछ विशेषज्ञों के जो फिर से आमंत्रित किए गए थे, उनके पास वास्तव में एक विकल्प था, क्योंकि उन्हें उसी समय अन्य सरकारी संगठनों में भी जेपेलिनो पर काम करने के लिए आमंत्रित किया गया था। बात नहीं की जा सकती। संक्षेप में, वास्तव में मैं नाम लेते समय थोड़ा गलत कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक यह मामला हमारे लिए पूरी तरह से स्थिर नहीं हो जाता, यहाँ तक कि कानूनी दृष्टिकोण से भी ये जोखिम भरा है। तो मैंने कहा कि मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन तुमने जो दस्तावेज दिखाया था उसमें लिखा था कि सरकार ने उद्योग को विकसित करने का आदेश दिया है। अब सब कुछ। हाँ, तो दस्तावेज दिया। वैसे इसके बारे में एक बहुत ही जीवंत कहानी थी कि यह दस्तावेज क्या है और ये किस लिए है, कृपया समझाएं। हाँ, सरकार एक प्रस्ताव चाहती है, न कि पूरे उद्योग के विकास के लिए, बल्कि 30 से 200 टन के बीच कुछ भी। कुछ तो है, कहता है, क्या है? सरकार का ऐसा अनुरोध है। एक, यदि राज्य इस अनुरोध के जवाब में किसी एक उपकरण के निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त करता है, तो वह इस प्रस्ताव पर विचार करेगा। यदि राज्य को 3 उपकरणों की एक छोटी सी योजना प्राप्त होती है जो राज्य में मौजूद विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए है, तो वह इस परियोजना पर विचार करेगा। यदि इसे उद्योग के विकास का एक संपूर्ण दृष्टिकोण व्यावसायिक तर्कों के साथ प्राप्त होता है, तो यह कहेगा, वाह, हमने इसकी उम्मीद नहीं की थी। सामान्यतः दस्तावेज इसलिए बनाया गया है कि इसे हिलाया जाए, जीवंत किया जाए, और हम क्या कर सकते हैं यह समझा जाए, और एक निश्चित सीमा निर्धारित की गई है, ताकि यह कल्पना न की जाए कि चलो वीनस पर जेपेलिन लॉन्च करें। उत्तरी क्षेत्रों, समुद्री मार्गों और अन्य के विकास के लिए, आर्कटिक क्षेत्रों के लिए। इस कार्य के तहत यह नए साल से पहले एक प्रस्ताव की उम्मीद करता है, जैसे कि अभी परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए तैयार है। हमारे देश में सेव मोरपुती का विकास राजनीतिक संप्रभुता भी है, एक तकनीकी है, और एक राजनीतिक। थोड़ा हमें इसे निश्चित रूप से विकसित करना है। स्वाभाविक रूप से हम तैयार हैं। वास्तव में सरकार कई चीज़ों के लिए तैयार है। फिर से मैं अब परेशानी में पड़ने वाला हूँ। सरकार कई चीज़ों के लिए वित्त पोषण करने के लिए तैयार है, पैसे देने वाला कोई नहीं है। तो ये सच है, क्योंकि जैसा कि हमने थोड़ा और पता लगाया, देश में जेपेलिन चालक बहुत हैं। व्यवस्थित होना चाहिए। हाँ, उटर मुश्तरक, हाँ, आयोजन करना, यह भी एक बड़ा टैलेंट है, सभी को इकट्ठा करना। और वास्तव में इन महीनों बल्कि वर्षों में, हाँ, बहुत बड़ा काम किया गया है, ताकि सभी लोगों को एक, कहें तो ब्रांड के तहत, एक टीम में, एक कंपनी में, एक कार्यालय में इकट्ठा किया जा सके। वास्तव में यह एक, कहें तो, साधारण कार्य नहीं है। 3 साल पहले असंभव था। वे एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, बात कर पाना असंभव था, झगड़ा शुरू हो जाता था। एक मैं कठोर बनाऊंगा, दूसरा मैं नरम बनाऊंगा, इन इंजनों पर, उन पर, और यह किसका और वह किसका। कुल मिलाकर सभी के अपने अपने विचार इस दिशा में थे। सौभाग्य से यह आयोजन हुआ। तो तुम क्या सोचते हो, अगर मान लो सरकार नोवी को पैसे देने के लिए तैयार हो जाए, तो क्या उन्हें अभी लेना चाहिए? देखो, चलो हम उसी तरह आगे बढ़ते हैं जैसे हमने शुरुआत में तार्किक श्रृंखला को परिभाषित किया था। हम बड़ा पूंजी उस समय लगाएंगे जब हमारी कानूनी संरचना इसके लिए ज़्यादा तैयार होगी। यानी अगर कल कोई दस्तक दे और कहे, यहाँ राज्य से या कॉरपोरेशन से बड़े पैसे हैं, तो हम उन्हें नहीं लेंगे। आदर्श रूप से
यह विशेष रूप से प्रदर्शक के बाद करना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेटर को हवा में उठाना, और हम पहले से ही जानते हैं कि कुछ वित्तीय दायित्वों को अपने ऊपर लेते हुए हम पहले तो उन्हें पूरा करेंगे, और दूसरे, हम निश्चित रूप से जानते हैं कि हमारी कानूनी संरचना स्थिर है और इसके साथ कुछ नहीं होगा, चाहे इस परियोजना के साथ कुछ भी हो। हमने यह प्रदर्शित किया कि हम सक्षम हैं। इसका मतलब है कि हम इसे पूरा करने में सक्षम हैं और हमारे पास सभी चीज़ों को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त समय था। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे रूस से थोड़ा डर लगता है। सभी लोग सब कुछ अच्छी तरह से समझते हैं। हाँ, और यहाँ एक बार फिर से स्पष्ट करना ज़रूरी है, ये पहले भी बताया गया है। तो अगर हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो यह निश्चित रूप से एक अलग कंपनी होगी। हाँ, कोई विशेष परियोजना या एक निश्चित उपकरण। हाँ, और यह उदाहरण के लिए नोवी की एक सहायक कंपनी हो सकती है। हाँ, जो राज्य से ये पैसे लेगी। हाँ, और यह कि यहाँ कोई हिस्सेदारी नहीं बंटेगी, भले ही कोई बड़ा पूंजी या अनुदान हो, यह किसी अलग कंपनी के ढांचे के भीतर किया जाएगा। इसीलिए निवेशकों के लिए भी फायदेमंद है। अगर अब नोवी की एक सहायक कंपनी बनती है, जिसे जैसे राज्य ने 1 अरब रूबल दिए और कहा कि कृपया हमें एक जेपेलिन बना कर दें। यहाँ भी जानो, नई कंपनी में नग्न राज्य को पैसे नहीं मिलते हैं। वास्तव में सब कुछ टीम पर निर्भर करता है कि वह कितनी संगठित है, कितनी एकजुट है, और वह किसी भी तकनीकी समाधान को कितनी प्रभावी ढंग से लागू करती है। आगे सब कुछ, हर चीज़ पर बातचीत की जा सकती है। बेटी न बेटी, शून्य में देंगे नहीं देंगे, ये सब बाद में। एक कुल मिलाकर ऐसे विकल्प मौजूद हैं। राज्य कहने के लिए चाहता है, सवाल यह है कि शायद हमारे अलावा कोई और सक्षम नहीं होगा। शायद यह सही है। हाँ, क्राउड इस परियोजना का लोकोमोटिव है। यह सभी वास्तव में प्रिक्रास्नो समझते हैं। कोई भी सरकारी पैसा, ये थोड़ा लंबा होता है, कभी कभी तो महंगा भी। हाँ, और किसी कार्यक्रम को वास्तव में समन्वयित करना बस प्रशासनिक रूप से अत्यधिक कठिन है। और मेरा मतलब यह है कि अगर हम इस अवसर को प्रदर्शक के बाद खोलते हैं तो केवल एक अनुमोदन के लिए भी 1 साल लग सकता है, या उससे भी अधिक। जब तक वहाँ है, यह स्पष्ट है कि यह किसी विशेष कार्य के लिए एक उपकरण होगा, और इस विशेष कार्य के लिए वहाँ कई सहकार्यकर्ता, लाभार्थी और अन्य लोग होंगे। और जब तक यह सारी मशीन समझौता कर लेगी, हम पहले से ही अगला अधिक गंभीर यंत्र हवा में उड़ाने के लिए तैयार होंगे। तो चलो थोड़ा और देखते हैं कि क्या होता है। क्या कुछ और थोड़ा बताया जा सकता है जो हुआ था? हाँ, सब कुछ संभव है। क्या जेपेलिन पर विज्ञापन करने का कोई विचार है? कृपया। नहीं, संक्षेप में, मुझे ऐसा जेपेलिन बनाना बिल्कुल नहीं पसंद है जैसे कि सभी लोग इसे करते हैं। एक कंपनी को जेपेलिन बेचते हैं और वह उस पर लिखती है गुडियर या कुछ ऐसा ही। जैसे तुम जानते हो, ये वास्तव में अच्छा नहीं लगता। हाँ, एक आइडिया है कि इसे कैसे शानदार बनाया जा सकता है। सामान्यतः पिछले परियोजनाओं में, हाँ, कई परियोजनाओं में समय समय पर एक तरह की मानद पट्टिका बनाई जाती है जहां सभी प्रतिभागियों और निवेशकों के नाम लिखे जाते हैं, या फिर एक मानद छत जैसे कि स्काईवे। एक विचार है कि पहला जेपेलिन वास्तव में पिक्सेल के रूप में बनाया जाए। तो अगर हम विवरण में नहीं जाएं, तो विज्ञापन के माध्यम से एक विकल्प है। कहने का मतलब है, बस जैसे तुम कहते हो, अश्लीलता से दूर रहने वाला विज्ञापन, है ना? वास्तव में पहले उपकरण को खरीदो, भले ही यह शुद्ध रूप से परिकल्पना हो। है। हाँ, बस एक विचार है। हाँ, कोई बड़ी लिखावट नहीं रखने का। हाँ, इसे थोड़ा अलग तरीके से करने का। शायद बाद में बताएंगे हाँ ये कैसे दिख सकता है। हाँ, जेपेलिन को वाणिज्यीकरण करने का साधारण विचार है कि इसके माध्यम से विज्ञापन बेचा जाए। यह सभी के लिए है, यानी यह पर्यटन नहीं है, न ही माल परिवहन, बस इसका विज्ञापन बेचना है। लेकिन इसे विज्ञापन के लिए मासिक धर्म के जेपेलिन को बेचना कितना बेवकूफ़ी है। यह स्पष्ट है कि अतिरिक्त कमाई के उपकरण के रूप में यह ठीक है, और इसी कहानी के माध्यम से इस पूरे डेमोन्स्ट्रेटर को सीधे खरीदने का विचार है। तो वास्तव में हमारे पास पहला उपकरण है। यह ऐसा नहीं है कि, संक्षेप में, यह अभी तक अपने सीधे कार्य को ग्राहक के लिए सामान पहुंचाने में नहीं लगा है, लेकिन यह पहले से ही निवेशकों के लिए लाभ ला रहा है। तो कृपया बताएं, क्या आपकी ट्रांसमिशन चल रही है या नहीं?
देखो मेरे पास वो कॉन्टैक्ट चल रहा है। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, मैं थोड़ा और देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि यूट्यूब पे ये बहुत पहले ही बंद हो गई थी। और भगवान उसके साथ ही। तो वो कॉन्टैक्ट पर देखो। तो क्या वो कॉन्टेक्ट है ना? हाँ, सब ठीक है। तो ये शानदार है। प्रसारण चल रहा है। वीके उन ताकते पर लिख रहा है तो सब कुछ बढ़िया है। यहाँ पावेल अहमेतोव पूछ रहा है, मुझे लगता है जनरेटर को डीवीएस या टरबाइन घुमाएगा और पंखे इलेक्ट्रिक मोटर्स को घुमाएंगे। सब सही है पावेल, तुम सही सोचते हो। बताओ ऑफिस में तुमने जुगनू कहाँ कहाँ रखे हैं? सीधे इसे बिना पायलट के बनाओ, इसे उत्पादन में लाना आसान होगा। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। इसे उत्पादन करना आसान होगा, पायलट किया जाएगा। यह कई दिशाओं में महत्वपूर्ण है, यानी कभी कभी पायलट की ज़रूरत होती है। यह स्पष्ट है कि बिना पायलट के यंत्र कृपया कार्य करने के लिए जा सकता है, लेकिन कभी कभी यह इतना महत्वपूर्ण होता है कि पायलट के साथ होना बेहतर होता है। आश, वे लिख रहे हैं कि यूट्यूब पर सब ठीक चल रहा है। तुम्हें कोई चोट? मैं इसे जांचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी एक बार और देखता हूँ। तो चलो सवाल पर चलते हैं। तुमने पहले ही शुरू कर दिया। जब तक तुम जवाब देना शुरू करो, मैं अभी देख लूँगा। हाँ, मैंने भेजा था। हाँ, मैंने भेजा था। यहाँ एक छोटा सा वीडियो है जिसमें हम हाल ही में तकनीकी प्रक्रियाओं और विशेष रूप से कपड़ा फिल्म सामग्री के उत्पादन के स्थानीयकरण पर चर्चा कर रहे थे। हम इस बात पर विचार कर रहे थे कि इसे यहाँ कैसे व्यवस्थित किया जाए, और इसके साथ ही इन सामग्रियों की वेल्डिंग भी जुड़ी हुई है। इन सभी प्रक्रियाओं में हमारे पास अनुभव और तकनीकें हैं। यहाँ बात एक व्यावसायिक रूप से लाभदायक श्रृंखला उत्पादन की हो रही है, इसलिए हम उपकरण बनाएंगे। इसके अतिरिक्त हम विशेष रूप से इस बात पर भी ध्यान दे रहे हैं कि इन प्रक्रियाओं को और अधिक कुशल कैसे बनाया जाए। इसे खरीदने की शायद ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि रूसलान के पास शून्य से उपकरण बनाने और उत्पादन में आदर्श कौशल हैं। अब एक यांत्रिक उत्पादन है जहां यह सब किया जा सकता है, और अभी यह वास्तव में एक मुख्य कार्यों में से एक है। हम अपनी मौजूदा क्षमता का उत्पादन एकीकृत कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम अपने निर्माण की क्षमताओं को डिज़ाइनरों के साथ जोड़ रहे हैं, ताकि हम जो भी खुद कर सकते हैं उसे खुद करें। यह स्वाभाविक रूप से तार्किक है, और जो कुछ भी किनारे पर किया जाएगा व्यापक सहयोग में, ताकि हमें इन तकनीकों तक पहुंच मिल सके और हम इसे आगे स्थानीयकरण कर सकें। आगे की स्थानीयकरण के बारे में यह सवाल जल्दी नहीं है, स्वाभाविक रूप से, लेकिन यह सब ध्यान में रखना आवश्यक है। यहाँ तक कि उन सभी अनुबंधों में जो हम ठेकेदारों, उप ठेकेदारों आदि के साथ करते हैं। रुस्लान का उपनाम बताएं, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा। अरसलानोव, रुस्लान। वह बड़ी सम्मेलन में थोड़ा अच्छा नहीं कर पाए। इसे सरगेई सेमेनोव ने पेश किया। वह वहाँ खड़ा हुआ हाथ हिलाया। मैंने उसके बारे में थोड़ा बताया। अरसलानोव रूसलान। यह वह व्यक्ति है जिसने बचपन से ही वहाँ हार्वेस्टर के आधुनिकीकरण में काम किया है, जिससे उनकी उत्पादकता कई गुना बढ़ गई। उसने मशीनों को स्वयं विकसित किया। वहाँ लेज़र, रेडियो और मिलिंग मशीनें भी इकट्ठा की गईं। सामान्यतः मैंने मशीनों के लिए ऑर्डर दिए। मैंने कन्वेयर लाइनें विकसित करना शुरू किया, श्रृंखलाबद्ध उत्पादन करना और बेचना शुरू किया। यहाँ मैंने हमारे रूसी बाजार में विशेष रूप से इन कन्वेयर लाइनों और प्रसंस्करण के लिए जापानी और अमेरिकी निर्माताओं को विशेष रूप से बाहर कर दिया है। फिर से मुंह खोलना पड़ रहा है जब नहीं चाहिए। संक्षेप में, मैंने रक्षा के लिए भी कुछ आदेश दिए। मैं यह नहीं कहूँगा कि कौन से। जो रोटरी इंजन उन्होंने थोड़ा बनाया है वह अब घूम रहा है। यह एक विमानन रोटरी है जो राज्य विमान इंजन संस्थान में स्टैंड पर अत्यधिक भी घूमता है। वह वहाँ इन कामों में से एक हिस्सा कर रहा था।
उन्होंने वहां इसका डिज़ाइन बनाया और इसे तैयार किया। जब तक निर्माण नहीं किया, इंजन के बाकी हिस्से का डिज़ाइन तैयार कर लिया। उन्होंने धातु के हिस्सों का परीक्षण किया। सब कुछ काम कर रहा है। एक रोटरी इंजन है और वहां पहले ही भेज दिया गया है। विवरण सौंपे गए। सब कुछ स्पष्ट और काम कर रहा है। इसे संस्थान में बनाया गया है और इसका परीक्षण किया जा रहा है। यह काम कर रहा है। रूसलान ने इसे और भी आधुनिक बनाया है। यह स्पष्ट है कि इसे कुटीर उद्योग का कहना चाहिए। इस संदर्भ में यह कहना है कि एक विमानन इंजन को आधिकारिक रूप से विमानन इंजन के रूप में प्रमाणित करने के लिए इसके साथ साथ एक विशाल बायोक्रेटिक प्रक्रिया को चलाना आवश्यक है, जो इंजन के निर्माण के साथ समानांतर होती है। लेकिन तथ्य यह है कि रूसलान ने यह किया। यह बहुत शानदार है। पहले कई अन्य उत्पादन भी किए गए। वह केवल धातु के टुकड़ों के साथ नहीं खेलता, बल्कि विमानन विषय उसकी पसंदीदा है। हमने छोटे हेलीकॉप्टर बनाए। वैसे मैं इसे सामान्य चैट में थोड़ा भेज सकता हूँ। वहाँ जब पुरुषों ने रूसलान या रोटरी इंजन बनाना समाप्त किया तो उनके पास थोड़ा समय बचा था और उन्होंने उस समय का उपयोग करके एक 2 सीट हेलीकॉप्टर बना लिए, जो 5वीं संशोधन है। वे खुद उन पर उड़ान भरते हैं। क्षमताओं के बारे में संक्षेप में। हाँ, मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूँ अगर रूसलान मंजूरी दे दें, या मुझे लगता है वे मंजूरी देंगे। तो पूछा जा रहा है, क्या यहाँ तकनीकी सवाल पूछे जा सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से? यहाँ पूछें। जिस पर मैं सक्षम होऊंगा जवाब दूंगा। जिस पर मैं सक्षम नहीं हो पाऊंगा उसे अगले शुक्रवार को बुला लेंगे। हम इस सवाल का जवाब देंगे कि यह किसे कंस्ट्रक्टरों या तकनीशियनों को संबोधित किया जाएगा। विचारों पर प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, विचारों पर। दोस्तों, माफ करना, वास्तव में इतनी सारी विचारें हैं, सभी को छांटना होगा और निश्चित रूप से एक विजेता का चयन करना है। बस विजेता का। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पहले सप्ताह में पूरी तरह से बस नहीं पाए हैं। इसे लाने की क्या ज़रूरत है जब तक सब कुछ तैयार नहीं है? ठीक इसी समय विचारों को लिखने का मौका है, क्योंकि वीडियो में ऐसी जड़ता होती है। उन्हें ऑनलाइन 1 सप्ताह बाद और 2 सप्ताह बाद भी देखा जाता है। प्रतिक्रिया जल्द ही आएगी। चलो, मैं इस पर वचनबद्ध हूँ कि इस सप्ताहांत में सब कुछ पढ़ लूँगा। वे इसे एक दस्तावेज में एकत्रित कर रहे हैं और यह वास्तव में बड़ा है। तकनीकी योजना के सवालों के लिए नई पीढ़ी के ज़ेपेलिन पर बर्फ जमने से लड़ने की योजना कैसे बनाई जा रही है, इसके लिए कई तकनीकी समाधान हैं। एक समाधान है जब विशेष धागे को कपड़े में बुना जाता है। वैसे यह धागा हमारे लिए देश में एक क्रांतिकारी, लगभग खोज के रूप में माना जाता है। मुझे उस कंपनी का नाम याद नहीं है जो इसे बनाती है, लेकिन यह कार्बन फाइबर के धागे से बना है और वे इसका उपयोग घरों के छज्जों तक करने के लिए करते हैं, ताकि आप उस पर तनाव डाल सकें। और बर्फ पिघल गई। ऐसी धागों को सामान्य आवरण में बुनने का एक समाधान है और न्यूनतम खपत के साथ आवरण को गर्म किया जाएगा। इसके साथ ही वहां से उसी इंजन और जनरेटर से वास्तव में गर्म हवा भी भेजी भी जा सकती है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जलरोधक कोटिंग हो, जो कि वहां पानी के जमा होने की अनुमति नहीं देगी। प्लस मौजूदा तकनीक, जैसे कि विमानों में यह विशेष मिश्रण से शरीर की प्रक्रिया है। संभावना है कि समाधान संयोजित होगा, या तो 1+2 या 2+3 या फिर सभी 1, 2, 3। यह सब उस कार्य पर निर्भर करेगा, उस उपकरण पर जहां इसका उपयोग किया जाता है। स्पष्ट है कि अफ्रीका के लिए ये आवश्यक नहीं है, हालांकि अगर ऊंचाई वाले हैं तो ये आवश्यक है। कुल मिलाकर प्रत्येक उपकरण का अपना क्षेत्र कार्य होगा जहां इसका उपयोग किया जाएगा, जहां यह काम करेगा, और हर जगह की शर्तें अलग अलग हैं। प्रत्येक विशेष स्थिति के लिए निश्चित प्रकार चुने जाएंगे। कहीं केवल गर्म करने की आवश्यकता होगी तो कहीं इंजनों की गर्मी ही पर्याप्त होगी। यह स्पष्ट है कि इसकी सतह का क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए यह संवहन सभी गर्मी को अपने से खींच लेगा, लेकिन उस बोरट व ताप की मात्रा पर्याप्त होगी जो उन सहायक तत्वों द्वारा स्थान पर उत्पन्न होती है, एग्रीगेट, मोटर्स, जनरेटर और अन्य चीज़ों के साथ। कहीं कहीं यह पर्याप्त नहीं होगा और गैस को बैग के अंदर मैग्नेट्रॉन हीटिंग तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त सिस्टम बनाने की आवश्यकता होगी। प्लाज्माट्रॉन बनाने होंगे।
क्यों नहीं, यह एक काफ़ी प्रभावी समाधान है। किस गैस का उपयोग आवरण में किया गया है? हीलियम। आगे चलकर बिना पायलट के संस्करणों में, स्ट्रेटोस्फियर में, हाइड्रोजन। वहाँ ये खतरा नहीं है कि ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है और ये फटेगा। लेकिन मुख्य रूप से हीलियम, हीलियम, हीलियम। आइए आवरण के आकार से शुरू करते हैं। क्या कोई डेटा है? पहला उपकरण 2000 घन मीटर 2200, तो इसके फैलाव और अन्य चीज़ों पर डेल्टा है। क्यूब्स में पावेल फिलिपोव सुझाव देते हैं, कंपनी अम्पटेक्स जो गर्म करने वाला कपड़ा बनाती है, उनका मतलब है। कोई आपको वेबसाइट का सुझाव दे रहा है। स्ट्राटोस्फेरिक के लिए 3 गुना चुनौती है अपनी विचार चुनना। मैं विचार देखूंगा। बस यह बताएं कि आपने विचार को किस ईमेल पर भेजा। तो देखो, मैंने अभी तक YouTube पर सवाल ढूंढे हैं। हाँ दोस्तों, लगता है कि हमारी मुख्य चैनल पर प्रसारण स्थायी रूप से बंद हो गया है, लेकिन सोलर ग्रुप पर प्रसारण जारी है, इसलिए सवाल यहीं से पढ़े जाएंगे। दुर्भाग्यवश मैं उन तकनीकी सवालों को अब नहीं देख पा रहा हूँ। अच्छी खबरों में से, हालांकि आज हमारी एक प्रसारण रुक गई, फिर भी इसके बावजूद आज हमारे वेबिनारों में भागीदारी का रिकॉर्ड है। इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ किसी भी मामले में और दर्शक थोड़े बहुत अन्य प्लेटफॉर्मों पर चले गए हैं। बहुत अच्छा है कि हर वेबिनार के साथ अब मैं लगभग कहता हूँ कि रिकॉर्ड रिकॉर्ड रिकॉर्ड। हमारे प्रत्येक वेबिनार में दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका मतलब है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं। ये परियोजना दिन ब दिन और भी दिलचस्प होती जा रही है। मुझे लगता है कि लोग बस ये समझना शुरू कर रहे हैं कि क्या हो रहा है और वे रुचि के साथ देख रहे हैं। तो चलिए सवालों पर चलते हैं। आप कहते हैं जेपेलिन के लिए पैसे लगाने की कोई जगह नहीं है। नहीं जानता, हमने ऐसा कहाँ कहा। शायद। दूसरी ओर सुवेलमाश, तियाजारिस्टोव और लोबोव परियोजनाएं रूस से उत्पादन में जा रही हैं। कहा जाता है कि मांग नहीं है। अरे कोई मांग नहीं है क्या? इसका मतलब यह है कि वे चीन में उत्पादन स्थानांतरित कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा। यह कुछ उत्तेजक और तर्कहीन है। यह तो सवाल नहीं है, बल्कि एक आधा कथन है जिसमें केवल प्रश्न चिन्ह है। हाँ, तो बताइए, क्या आप प्री स्टार्ट में 2.5 या $1 मिलियन जुटाने की योजना है? पहला चरण कब होगा? हम $1 मिलियन की बात कर रहे हैं, इसे ध्यान में रखें। अगर अभी कुछ बदलता है तो हम आपको सूचित करेंगे कि यहाँ क्या बदल सकता है। वास्तव में हमने आज इस बारे में बात की कि वर्तमान में तकनीकी कार्य विवरण को स्पष्ट किया जा रहा है, सभी बजट को अधिक विस्तार से तैयार किया जा रहा है और इसके आधार पर यह समझा जा सकेगा कि पहले इन कार्यों को पूरा करने के लिए कितना और किस प्रकार का वित्त पोषण आवश्यक है। तब हम इन सभी राशियों को समायोजित कर सकेंगे और फिर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि पहला चरण पहले ही थोड़ा होगा। प्रस्तावित प्रक्षेपण होगा, ऐसे कोई बदलाव हमारे पास नहीं होंगे। निर्माण और संचालन में कौन सी समस्याएं हैं, जैसे कि? और कोई समस्या नहीं है। ये सभी कार्य मुख्य रूप से संगठनात्मक और तकनीकी हैं। लाइसेंसिंग और प्रमाणन को समस्या के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन ये भी कोई समस्या नहीं है। ये सब किया गया है और किया जाएगा। बस जानिए, मेरे पास एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने हाथों से कुछ आविष्कार करना पसंद करता है, एक सवाल है। मैं कोई उपकरण, जैसे कि इंजन, इकट्ठा कर सकता हूँ। ये काम करेगा, लेकिन इसके लिए बहुत सारे कागजात बनाने का थोड़ा और काम है। मैं तो ड्राइंग भी नहीं बनाता। मैं मुख्य रूप से 3D मॉडल प्रिंट करता हूँ। मैं 3D मॉडल बनाता हूँ, भेजता हूँ, और अगर कोई फ़ोन पर लैंडिंग की अनुमति के बारे में पूछता है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि ड्राइंग बनाने के लिए सब कुछ सही से सेट कर सकूँ। ये भी सपाट है, विभिन्न दृष्टिकोणों और पक्षों से। मुझे ये बहुत पसंद है और इसके लिए ये स्पष्ट है। लेकिन प्रमाणन और लाइसेंसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो काफ़ी जटिल है, लेकिन यह फिर भी कोई समस्या नहीं है।
यह एक संगठनात्मक कार्य है जिसे हल करना है। उत्पादन के दृष्टिकोण से मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है, और निर्माण के दृष्टिकोण से भी कोई समस्या नहीं है। फिर भी एक संगठनात्मक समस्या है, बस ये तय करना है कि अगला प्रकार क्या होगा, क्योंकि अभी हम मंगलवार को कह रहे हैं कि अगला 10 टन का होगा, लेकिन शायद 6 टन का। हम निश्चित रूप से 10 टन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन शायद 6 टन। यह समस्या है क्योंकि हमने अभी बहुत सारी विश्लेषणात्मक जानकारी का आदेश दिया है, जैसे कि परिवहन बाजारों के बारे में, ये लॉजिस्टिक चैनल्स, कहाँ क्या बह रहा है, कौन सा हिस्सा लिया जा सकता है और कौन सा नहीं, आदि। कुल मिलाकर विश्लेषणात्मक कंपनियों की रिपोर्टें स्वाभाविक रूप से ये रिपोर्ट प्रभाव डालेंगी और भविष्य में कुछ न कुछ समायोजित करेंगी, लेकिन यह भविष्य में नहीं, बल्कि जो हम निकट भविष्य में निकट रूपों में सोच रहे हैं। समस्या ये है कि लोगों के बीच समझौता करना अधिक कठिन हो जाता है, सरकारी संस्थाओं के साथ समझौता करना, ताकि इस उपकरण के लिए वहां प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सके। एक दूसरे और व्यवसाय के साथ समझौता करने की समस्या है। उदाहरण के लिए, समस्या लोग पैदा करते हैं और तकनीक केवल एक समाधान है। तो शुरुआत में 2 टन और 10 टन कितने बनाने की योजना है और इस पर अनुमानित लाभ क्या है? 2 टन। चलिए इस प्रदर्शक को 2 टन कहते हैं, क्योंकि अगर वहां की कुछ उपकरणों को लोड किया जाए तो यह 1 टन ले जा सकता है। यह तकनीकी रूपरेखा तैयार की जा रही है और इसके लिए तकनीकी आवश्यकताएं TZ तैयार की जा रही हैं। 0 चरण के बाद अब ऐसे कोई भी अजीब मामले नहीं होंगे जैसे अभी हैं। 2 टन सवाल है और हम अधिकतम 1.5 ले जा सकते हैं। उनकी कितनी योजना बनाई गई है? फिर से, जो कुछ मैं अभी कह रहा हूं उसे आगे चलकर समायोजित किया जा सकता है, लेकिन श्रृंखलाबद्ध उत्पादन सालाना 10 उपकरणों का उत्पादन करने में सक्षम होगा। यह बहुत आसान है और हम बहुत बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से यह कि श्रृंखलाबद्ध उत्पादन और उनका व्यावसायिक उपयोग फिर से वही है जिसके बारे में मैंने इन उपकरणों के प्रमाणन के संदर्भ में बात की थी। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या सेना मदद नहीं करेगी? वास्तव में सेना हमारी देश में मदद कर सकती है। वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि यदि उदाहरण के लिए कोई सैन्य तकनीकी प्रयोग सफलतापूर्वक संपन्न होता है, तो आगे की सभी प्रशासनिक प्रक्रियाएं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। और अगर हम मदद करते हैं, उदाहरण के लिए उन्हीं बिना पायलट के विमानों को किसी नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में यहाँ देश के अंदर, तो उदाहरण के लिए अगर हम उन पर बस वीडियो कैमरे या शायद कुछ रडार लगा देते हैं, तो इसके आगे के उपयोग की अनुमति बहुत तेज़ी से प्राप्त की जा सकेगी। तब ये संभावनाएं सामने आती हैं, विशेष रूप से जब श्रृंखलाबद्ध उत्पादन और उनकी बिक्री के लिए एक खिड़की खुलती है। यह स्पष्ट है कि हम कितनी मार्जिनलिटी पर योजना बना रहे हैं। निश्चित रूप से जेपेलिन की मार्जिनलिटी जैसा कि है, वह शर्तों के साथ लगभग अनंत है, जैसे कि कार्टेल समझौते के तहत 1000 क्यूबिक मीटर की कीमत। यह स्पष्ट है कि हमारा प्रोजेक्ट व्यावसायिक और निवेशक है, और इसलिए लाभ स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्या सवाल है? क्या पहले उपकरणों से लाभ स्पष्ट होना चाहिए? इसका मतलब है कि हम इस पर विचार करें कि क्या सही है, देखते हैं, और हाँ और नहीं। क्या होना चाहिए? सामान्यतः अगर इस उपकरण का उपयोग विशेष कार्यों को हल करने के लिए किया जाएगा, मैं विशेष सैन्य अभियान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यानी विशेष कार्य। बोरिंग रिग को खींचना है, यह एक विशेष कार्य है। किसी उत्तर पर कोई उपकरण पहुंचाना, यह एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण कार्य है। विशेष कार्य के लिए मान लीजिए कह सकते हैं कि इसके लिए बहुत भुगतान किया जाता है। यदि लॉजिस्टिक बाजार में प्रवेश करना है, तो वह हर किलोमीटर के लिए हर पैसे की गणना करेगा, और यहाँ स्पष्ट है कि अंतरिक्ष में मार्जिनलिटी को बढ़ाना संभव नहीं होगा।
यदि इन उपकरणों को किसी व्यवसाय को बेचा जाए तो यह पहले से ही एक दूसरे क्रम का प्रश्न है कि वे किस पर आधारित होकर कमाई करने की योजना बना रहे हैं। उनके साथ यहाँ बातचीत चल रही है। हम कीमत को बढ़ाते रह सकते हैं, शर्तों के अनुसार। हाँ, मुझे लगता है कि शायद इस उपकरण के लिए विशिष्ट व्यापार योजनाएं हम नए साल से थोड़ा पहले पेश करेंगे। 10 टन के बारे में केवल बड़े मोटे विचार हैं, जैसे कि हम उन्हें महीने में एक बार उत्पादन करने में सक्षम होंगे। उनकी उत्पादन लागत मी 8 से सस्ती होगी और यह कि उन्हें सामान्यतः अधिक कीमत पर बेचा जा सकेगा। इसी आधार पर हमने यह गणना की है कि इन उपकरणों से सालाना लाभ लगभग 300 से कुछ अधिक मिलियन डॉलर होगा। यह सब मंगलवार को प्रस्तुति में बताया जाएगा। जैसे कि 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 क्या हम आज पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि आगे चलकर लागत को कम करने की संभावना शायद ही है, जैसा कि हमने पहले भी कहा है। लागत को कम करना, हाँ, क्या लाभ को कम करना चाहिए? यह एक दमनकारी विचार है। विचार के अनुसार एक तरफ यह हमेशा हवाई परिवहन में रहा है। एक जेपेलिन बनाते हैं, इसे अधिकतम कीमत पर बेचते हैं और इस पर बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन समझना जरूरी है कि 3 जेपलिन बनाए जा सकते हैं और बहुत महंगे में बेचा जा सकता है। तुम इस उद्योग को फिर से दबा दोगे। उत्पाद, हाँ, तुम इस उद्योग को फिर से दबा दोगे। और यहाँ जैसे कि एक दांव है, या जैसे कि इलॉन मस्क, वो तो सच में कमाल का है। मैं अक्सर उसकी ओर संदर्भित करता हूँ। उसने किया, उसने पूरी अंतरिक्ष उद्योग को मोड़ दिया। पहले इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ यह स्पष्ट है, वहाँ वास्तव में सब कुछ इतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष के मामले में सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे पास प्रोटॉन ट्रक था जो सबसे सस्ती रॉकेट थी, और फिर इलॉन मस्क ने लॉन्च को इस हद तक सस्ता कर दिया कि जैसे बस पूरे बाजार ले लिया। उसके पास पहले कई प्रयास थे, कुछ सफल कुछ असफल और इसी तरह थोड़े जैसे। यह स्पष्ट है कि पहले व्यवसाय को लगातार निवेश की आवश्यकता थी, लेकिन अब यह एक बहुत ही लाभदायक और विशाल कंपनी बन गई है। और वह ठीक उसी समय पर बड़े पैमाने पर लॉन्च पर आया। वह बहुत सारे लॉन्च करता है। उसकी ये स्टेज लगातार काम कर रही है और एक स्टेज वहां 10 बार उड़ती है। यानी क्या इस दृष्टिकोण ने कीमत को कम करने के लिए लाभ दिया? हाँ, यह लाभदायक रहा। क्या ऐसा करना चाहिए? मैं मानता हूँ कि ऐसा करना चाहिए। जिस व्यक्ति का सवाल हम पहले यहाँ नहीं समझ पाए, वह कहता है, ठीक है, पहले सवाल को नहीं समझा, तो ये रहा दूसरा। कृपया विस्तार से बताएं कि परियोजना के संबंध में क्या किया गया है, बिना किसी वादे के। शुरुआत में वापस जाएं, फिर से शुरुआत करें और सुनिश्चित करें कि आप सभी चरणों का पालन करें। दूसरी बार एक ही बात क्यों कहें? सुनिए। देखिए, हम कहाँ हैं? हम कंपनी नोवा के कार्यालय में हैं, जो जेपेलिन का निर्माण करती है। यही आपको जवाब है। हाँ, शुरुआत में वास्तव में इस सब पर विस्तार से चर्चा की गई थी। लोगों को नियुक्त किया गया है, काम शुरू हो गया है। पहले उपकरणों के लिए तकनीकी आवश्यकताएं विशेष रूप से स्ट्रेटोस्फेरिक के अनुसार तैयार की गई हैं। स्ट्रेटोस्फियर के विकास के लिए वैज्ञानिक कार्यक्रम पहले वर्ष में लगभग समाप्त हो गया है। यानी यह स्पष्ट है कि आगे किस दिशा में बढ़ना है। पहले प्रकार के जेपेलिन के लिए तकनीकी आवश्यकताओं का निर्माण शुरू किया गया है। आगे के विकास के लिए वैज्ञानिक कार्यक्रम का गठन शुरू किया गया है, जिसमें विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं और तकनीकी नवाचारों को शामिल किया गया है। हाथों से पहले से ही एनालॉग संचार प्रणाली बनाई जा रही है, डिजिटल संचार प्रणाली भी बनाई जा रही हैं। तकनीकें निर्माताओं के साथ मिलकर काम कर रही हैं, सभी संभावनाओं को समझते हैं, निकटतम उपकरणों के निर्माण के लिए सहयोग बन रहे हैं और अनुबंध किए जा रहे हैं। क्लब 1000 के बारे में सवाल, क्या जगहें उपलब्ध हैं? हाँ, जगहें उपलब्ध हैं। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आज आपके पास सोलर ग्रुप के निवेशकों के क्लब में शामिल होने का अवसर है। इसके लिए आपको नई पीढ़ी के जेपेलिन परियोजना में निवेश करना होगा। पहले 100 निवेशक जो वास्तव में इस परियोजना में $25,000 का निवेश करेंगे, क्लब 100 में शामिल होंगे। तो वे हजारों निवेशक जिन्होंने पहले $5,000 का निवेश करेंगे, वे क्लब में शामिल होंगे। क्लब में होना क्यों ज़रूरी है? क्लब के सदस्यों के लिए विभिन्न प्रकार के लाभ हैं। सर्वश्रेष्ठ निवेश की शर्तें।
क्लब 100 के पास एक व्यक्तिगत प्रबंधक भी है जिसके साथ आप काम करेंगे, जो हमेशा संपर्क में रहेगा, आपके प्रश्नों का समाधान करेगा, उन पर उत्तर देगा आदि। और कई अन्य विशेषताएं आप इसके बारे में व्यक्तिगत खाते में या समाचारों में जान सकते हैं। ये सोलर ग्रुप परियोजनाओं के संस्थापकों का एक ऐसा क्लब है क्योंकि ये हमारे परियोजनाओं में शामिल होने वाले पहले बड़े कहने के लिए निवेशक हैं और उनके कारण ये परियोजनाएं एक पहला धक्का प्राप्त करती हैं। इसलिए हमारे पास कहने के लिए उनके साथ विशेष संबंध हैं। और जैसा कि आप शीर्षक से समझ गए हैं, स्थानों की संख्या सीमित है। यहाँ एक सवाल है जो YouTube पर पूछा गया था। हाल ही में एक वीडियो था जिसमें एक जेपेलिन घरों पर गिरता है। आप इस दुर्घटना पर कैसे टिप्पणी करेंगे? इस घटना हमारे प्रोजेक्ट के प्रचार कैसे उपयोग करें? मुझे सर्गेई सेमेनोव की टिप्पणी पसंद आई। उन्होंने टेलीग्राम लिखी थी। उन्होंने कहा, उनके पास गिरने कम से कम कुछ है, हमारे पास तो अब तक एक भी जेपेलिन नहीं है। इस पर कैसे टिप्पणी करें? जब जेपेलिन का उपयोग किया जाता है तो कोई नहीं बचता सिवाय अयोग्य व्यक्तियों के, और अक्सर भी किसी भी तकनीक को नष्ट किया जा सकता है। उपकरण को नष्ट कर दिया गया। उपकरण एक ब्लिम्प के अधिक समान था, न कि एक पूर्ण नियंत्रित डायरेक्टेबल के। बहुत साधारण, बिना किसी स्वचालन प्रणाली और अन्य चीज़ों के जो डायरेक्टिंग बलून बनाए जाते हैं, वे जल्दी में बनाए जाते हैं, बिना किसी गंभीर तकनीकी विकास के बिना। यदि इन्हें बनाया जाता है तो ये घरों में समाहित होते रहेंगे। इस वीडियो का उपयोग कैसे करें, ये बस मज़ेदार है। लोग जेपेलिन के बारे में याद करेंगे, लेकिन वास्तव में यह उसकी सुरक्षा को दर्शाता है। पायलट की मृत्यु नहीं हुई, कोई भी नहीं मरा। उसने धीरे धीरे और सावधानी से टकराया। वैसे ये वे तकनीकी विशेषताएं हैं जिनसे पहले नरम डायरेक्टरी बनाए जाएंगे। हमने देखा, सहमति बनाई और इसी तरह आगे बढ़े। हमने समझा कि हम इस वीडियो को उसी देश में दोबारा कर सकते हैं, उसी इमारतों में घुस सकते हैं, और वह बस ऐसा ही करेगा और यह नहीं टूटेगा। यह उसके लिए पर्याप्त ताकत होगी। हम इसे थोड़ी और दोहरा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि प्रचार के लिए एक विचार है, जैसे कि दूसरों के जेपेलिन को थोड़ा छेदने के बारे में। विशेष रूप से, हाँ, विशेष रूप से इस वीडियो के आधार पर। तो तुम्हारे पास कोई सवाल नहीं है। दूसरे चैनल पर जो प्रसारण रुका था उसके बारे में मुझे लगता है कि हम बाद में इसे फिर से पूरी तरह से शुरू करेंगे, क्योंकि ये एक ही फाइल के रूप में अपलोड किया गया था, इसीलिए सब कुछ वहाँ होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिन लोगों को रुचि थी वे अन्य चैनलों पर चले गए। एकमात्र बात यह है कि मैं वहाँ सवाल नहीं देख सकता, इसलिए मैं सोलर ग्रुप चैनल और संपर्क से सवालों के जवाब थोड़ा दे रहा हूँ। यहाँ आगे कुछ सवाल हैं कि किस गैस का उपयोग किया जा रहा है, उसका आकार क्या है, और हीलियम का एक घन मीटर कितना है। मैं समझता हूँ कि आगे और भी कई सवाल तैयार किए जाएंगे, जैसे कि पूछताछ में। कुल मिलाकर गूगल करें कि हीलियम का एक घन मीटर कितना है। गूगल करें कि पूरे उपकरण को भरने में कितना खर्च आएगा। यह इस बात को ध्यान में रखते हुए है कि यदि आप 1000% की बढ़ोतरी के साथ हीलियम खरीदते हैं, और इसी तरह वास्तव में जेल खरीदने के विकल्प गूगल खोलने और यह देखने से कहीं अधिक हैं कि इसकी कीमत कितनी है। हाँ, यहाँ पहले ही 2 बार सवाल पूछा गया है। नमस्ते, लेकिन किरिलिन कहाँ है? काफ़ी समय से नहीं आया। अलेक्जेंडर निकोलाइविच के साथ सब ठीक है। वह अपनी सेहत को सुधार रहा है। जैसे कि यह ग्रे कार्डिनल सामान्यतः अपने बारे में ही भी कहना चाहता था। दरअसल महल में योजना बनाई गई थी कि वह थोड़ी और यात्रा करेगा और फिर से स्वास्थ्य पर ध्यान देगा। वहाँ एक सन्यासी है। सभी ने देखा कि किस तरह अलेक्जेंडर निकोलाइविच उसके पैर के साथ एक घटना हुई। वास्तव में वह दौड़ता कूदता रहा,
इस दौरान वह पूरी तरह से स्वस्थ था, उस पल तक जब उसे एमआईआई में एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाना पड़ा। यह स्पष्ट है कि वहां छात्रों ने उसे मेज, कुर्सियां और अन्य सामान ले जाने में मदद की। वह सबसे मूल्यवान दस्तावेज अपने लिए ले गया। उसने बहुत कुछ लिया, लेकिन उसके पैर में कुछ हुआ। पहले ठीक था, फिर घुटने में समस्या हुई, और घुटने में पहले से ही कुछ था, तो कुल मिलाकर बीमारी ऊपर की ओर बढ़ रही थी। समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है, वहां शायद सिर्फ टेंडन्स खिसक गए हैं और फिर ये एक को खींच ले गया, जैसे हमेशा होता है। एक, दूसरा। उसने किसी अकादमिक डॉक्टर से इलाज कराना शुरू किया। उन्होंने वहाँ कुछ किया, ये सम्मेलन में गया, लेकिन केर्मिक ठीक से नहीं चल पा रहा था। हाल ही में हम उसके पास मिलने गए थे। वह अब पहले से ज़्यादा स्वस्थ है, एक छड़ी के साथ, सामान्यतः एक जंग के सहारे। कुल मिलाकर वह ठीक हो रहा है, जल्द ही लौट आएगा। तक क्या सैन्य कार्रवाई में बाधा आएगी? ये हम पहले ही कह चुके हैं। हाँ, संचार मानकों के बारे में बात चल रही है। ये अब कोई सवाल नहीं है। यहाँ जीएसएम है 2G बेस स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी तक। कुल मिलाकर इस संचार और अन्य चीज़ों के बारे में। चलो वीडियो बनाना शुरू करते हैं। शायद हम अगले शुक्रवार को इन्हीं लड़कों को बुलाएंगे। वहाँ पर डेनिस है, जो अब एनालॉग के साथ काम कर रहा है। एक दूसरा डेनिस है जो डिजिटल के साथ काम करेगा। हमारे पास ऐसा हुआ कि 2 डेनिस हैं, दोनों संचारक हैं। अगर ये थोड़ा और दिलचस्प है तो हम विस्तार से बात करेंगे। वहाँ 2G का उपयोग नहीं किया जाएगा। वहाँ लगभग 200 किलोमीटर तक कुछ और उपयोग किया जाएगा। सीधी दृष्टि में यह एक उपकरण है, दूसरा वहाँ और भी बड़ा और दूर है। मैं अभी तक पूरी तरह से इन चीज़ों को पूरी तरह से नहीं समझता। मैं अधिकतर एक इंजीनियर हूँ जो धातु के काम में है। यूट्यूब से आपका सवाल है कि क्या आपका प्रसिद्ध रूसलान पूरी तरह से उत्पादन में लगेगा या यह ठेके पर होगा। ठेका ठेका, शायद ऐसा ही कुछ लिखा गया है। एक बार फिर रुस्लान अपने सभी कार्यों से मुक्त हो जाता है, पूरी तरह से खुद को समर्पित करता है और अपने समूह को और उन सभी को जिन्हें उसने पहले ही भंग कर दिया था, विशेष रूप से स्थानीयकरण, लागत कम करने और श्रृंखला में उत्पादन के कार्य के तहत फिर से इकट्ठा करता है। अगर सवाल यह है कि क्या कोई ठेका होगा, तो क्या कोई और इस पर काम करेगा, तो स्वाभाविक रूप से सब कुछ एक साथ समझना संभव नहीं है। यह क्रमिक रूप से होगा। इसलिए अगर सवाल है कि क्या और ठेकेदार होंगे, तो स्वाभाविक रूप से होंगे और निश्चित रूप से सब कुछ स्थानीयकरण किया जाएगा। वास्तव में इसका कोई मतलब नहीं है। वे कभी न कभी होंगे और भविष्य में भी होंगे, लेकिन विस्तार करते रहेंगे। लेकिन फिर भी सवाल हैं। चलिए थोड़ा सवाल पूछते हैं, कम से कम एक समय सीमा पर कुछ ढांचा निर्दिष्ट करते हुए। यानी सवाल पहले छमाही वर्ष, 5 वर्षों, 10 वर्षों, एक प्रकार के उपकरण के संदर्भ में, सभी प्रकार के उपकरणों के संदर्भ में पूछा गया है। हम एक दिन वहां और अन्य देशों में जाएंगे, जैसे कि भारत में जेपेलिन बनाने या अफ्रीका में। क्या वहाँ रुस्लान होगा? हाँ, निश्चित रूप से। किसी को वहाँ तकनीकें साझा करनी होंगी, व्यवस्थित करना होगा, दस्तावेज तैयार करने होंगे। क्यों एक कठोर वैक्यूम गुब्बारा वास्तव में नहीं बनाया जा सकता है? भौतिकी के कानूनों के अनुसार, संक्षेप में कहें तो यह सब कुछ इसी पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से इन नियमों को समझते और लागू करते हैं। यहाँ क्लब के लिए 100,000 का सवाल है। और क्या अगले चरणों में कीमत प्री स्टार्ट के समान होगी? तो ये निकलता है नहीं, ये पहला चरण होगा। यानी क्लब के सदस्य पहले चरण में पूर्व प्रक्षेपण नहीं ले सकेंगे, क्योंकि पूर्व प्रक्षेपण वह चरण नहीं है जहां आप पीछे हट सकते हैं। आप पहले चरण में हो सकते हैं। तीसरे चरण में, उदाहरण के लिए, जैसे स्ट्रॉबेरी पहले से ले सकते हैं लेकिन प्री स्टार्ट में नहीं। तो वे निवेश संबंधी शर्तें जो आप आज देख रहे हैं, वे कभी भी स्ट्रॉबेरी के लिए भी उपलब्ध नहीं होंगी। वो कॉन्टैक्टे पर पहले से ही 2 ईमेल टिप्पणियों में प्रतिक्रिया देने की अपील के साथ दिखाई दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे सहयोगी इन ईमेल्स को दर्ज करेंगे, लेकिन मैंने एहतियात के तौर पर अपना सीधा ईमेल भेज दिया है। वहाँ भेजें।
मैं अभी एक नए प्रकार के जेपेलिन का पेटेंट कराने में लगा हुआ हूँ। कृपया व्यक्तिगत संदेश में संपर्क करें। मैं यहाँ जवाब दे रहा हूँ। ये मेरी ईमेल है। जेपेलिन और उनके स्ट्रेटोस्फियर में उपयोग के बारे में विचार भेजें। बिना पायलट के विमानों के लिए कुछ कार्य हैं, जैसे कि कृषि के लिए 10-100 किलोग्राम का दायरा। क्या ऐसे समाधान होंगे? इन्हें जल्दी से मौद्रीकरण किया जा सकता है। डायरेक्ट के पास एक आकार है जिसके नीचे इसका उपयोग करना पूरी तरह से अनुपयुक्त है यदि विशेष कार्यों को न लिया जाए, जैसे कि और यहाँ 500 किलोग्राम न्यूनतम है। इससे कम पर उन लोगों की बात सुनना भी नहीं चाहिए जो कहते हैं कि हम अभी एक राज्य बनाएंगे और वहाँ 500 किलोग्राम होगा और यह किसी तरह से व्यावसायिक रूप से लाभदायक होगा। हालांकि अफ्रीका में उन्होंने एक छोटा उपकरण लॉन्च किया है जो वहाँ 10 किलोग्राम दवाओं को टोस्का के रूप में ले जा सकता है और उन्हें शहरों के बीच इस उपकरण के उड़ान भरने का आदेश मिला है। आइए दूरियों पर नजर डालते हैं। यह स्पष्ट है कि अफ्रीका में चिकित्सा सामग्री के परिवहन के लिए एक जेपेलिन का आदेश प्राप्त करना, वाह, कितने पैसे हैं। वे 1 साल काम करेंगे। देखते हैं यह कंपनी लाभदायक है या घाटे में। कृषि के मामले में यह एक अच्छी तरह से विकसित बड़ा बाजार है और वहाँ विशेष कार्यों की तुलना में अधिक कठोर आवश्यकताएं हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीका में किसी एक स्थान पर यहाँ एक निश्चित आकार है जिसके नीचे जाना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि 500 किलोग्राम के लिए कृषि क्षेत्र में एक कार्य मिलेगा जिससे यह लाभदायक हो सके। तो खैर, वीके पर सवाल खत्म हो गए हैं। यूट्यूब पर भी कम से कम सोलर ग्रुप के चैनल पर। जैसा कि मैंने कहा, मुख्य रूप से सभी प्रश्न आर्डुइनो इंजनों पर लिखे जाते हैं, लेकिन हम वहां प्रसारण को पुनर्स्थापित कर पाए या नहीं। मैं अभी खुद ट्रांसमिशन देख रहा हूँ। मुझे अपने आप को देखकर बहुत दुख हो रहा है। हाथ पतले हैं, जिम जाने का समय नहीं मिल रहा है। जानते हो, मैं तस्वीर को देखकर ये हरे बैकग्राउंड पर है, लगता है ऑफिस को ओवरले किया गया है क्योंकि ये हमारे पीछे धुंधला है। ऑफिस बिल्कुल असली है। क्या चाहोगे मैं जाऊं ताकि स्पष्ट हो सके? हरे बैकग्राउंड का अस्तित्व नहीं है। हाँ, असली कार्यालय। थोड़ा और भी। यहाँ यहाँ वकील बैठेंगे। वास्तव में कानूनी काम बहुत है। यहाँ मैं अंत तक पहुंच गया। यहाँ नई कंपनी के लेखाकार हैं। वहाँ फूल पहले से ही खड़ा है, तो ऑफिस थोड़ा असली है। वेबिनार के कुछ अप्रत्याशित अंत। फयोदोर ने पीछे मुड़कर जाना शुरू किया और यह वास्तव में कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, ये दीवार थी। हाँ, तो अगर और कोई सवाल नहीं है तो वास्तव में सब कुछ वास्तव में समाप्त किया जा सकता है। हाँ, वास्तव में हम अपने वेबिनार को 1 घंटे से 1.5 घंटे से अधिक नहीं करने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि यह सबसे उपयुक्त समय है। हाँ, 30-40 मिनट समाचार, 30-40 मिनट सवालों के जवाब देने के लिए, इससे अधिक यह पर्याप्त है। देखेंगे हम इसे कैसे करने में सफल होते हैं। मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी प्रसारण में एक बार फिर से रिकॉर्ड संख्या में दर्शक आए। हमें खुशी है कि आप परियोजना को और अधिक समझने लगे हैं और आपको इसे देखने में रुचि है। हम कोशिश करेंगे कि अब से अधिक प्रसारण न चूकें, क्योंकि अब हमारे पास कार्यालय है, पड़ोसी कमरे में जाना आसान है। और हाँ, असल में बहुत सारा काम होने के कारण अभी शुक्रवार के वेबिनार के लिए तैयारी करना, कुछ सुपर विषयों को तैयार करना, ये सोचना कि हम अब क्या बताने या चर्चा करने जा रहे हैं, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हमारे पास सामग्री विभाग है जहां अलेक्सेई रोमानोव हमें डंडों से मार रहे हैं। मुझे एक योजना चाहिए, मुझे मेहमान चाहिए, क्या कर रहे हैं। हम सभी इसे अच्छी तरह समझते हैं और इस काम को व्यवस्थित करेंगे। यह आपातकालीन स्थिति संरचित हो जाएगी। इस बीच आप अगले शुक्रवार किस विषय पर बात करना चाहते हैं, इस पर विचार कर सकते हैं। यह अधिकतर जेपेलिन के बारे में होगा। यह अधिकतर संगठनात्मक मुद्दों, स्ट्रेटोस्फियर, संचार प्रणाली या किसी विशेष व्यक्ति को देखने के बारे में है। यदि आप कुछ देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैट में हैशटैग लिखें, जैसे वेबिनार शुक्रवार या बस शुक्रवार, किसी भी हैशटैग के साथ। अभी हैशटैग नहीं है। मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से कोई सामान्य हैशटैग बन जाएगा। हाँ, या फिर सीधे वकंटाक्ते पर प्रसारण के दौरान भी हर जगह लिख सकते हैं, हम सब देख रहे हैं, मैं देखता हूँ। अगर कोई शानदार विचार होगा तो फेडर, मैं तुम्हें भेज दूंगा।
तो लाइक्स को भी मत भूलिए, रीपोस्ट करना मत भूलिए, अपने दोस्तों को इस प्रसारण का लिंक भेजना मत भूलिए। यह रिकॉर्डिंग उसी लिंक पर उपलब्ध होगी और आपके साथ मिलकर यह प्रोजेक्ट निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और सुंदर पोस्टर और सुंदर सचिवाएं कहाँ हैं? तो पोस्टर होंगे। जिसे हम करेंगे। निश्चित रूप से कार्यालय की शैलीगत सजावट होगी। हाँ, हम आज विशेष रूप से कार्यालय में गलियारे में बैठे हैं ताकि आपको दिखा सकें कि यह मौजूद है। इसलिए हमारे पास शायद एक विशेष कमरे में ये सब करने के लिए जगह होगी। शहरों के बीच यात्री परिवहन किया जा सकेगा, यह भी एक सवाल उठता है। वास्तव में यह संभव है और यह आवश्यक है। वहाँ विशेष रूप से उड़ान की आवृत्ति के बारे में सवाल है। पुराना जेपेलिन नए से कैसे भिन्न होगा, नया पुराने से कैसे भिन्न होगा। पहले जेपलिन बहुत अधिक मौसम की परिस्थितियों पर निर्भर करता था और यह संभव नहीं था। आप जानते हैं, एक शहर से दूसरे शहर के लिए टिकट खरीदना, उदाहरण के लिए, ताकि वहां उस तारीख को 15 बजे जेपलिन पहुंचे। और इस प्रकार आधुनिक जेपेलिन को इस संभावना को सुनिश्चित करना होगा। और यह एकमात्र सीमा है जो स्थिति जेपेलिन के उपयोग पर लगाती है, विशेष रूप से ऐसे यात्रा संबंधी मामलों में। यह इसकी मौसम पर निर्भरता है। लेकिन मौसम पर निर्भरता एक ऐसा अवशेष है जो अतीत से है। मुझे लगता है कि आधुनिक जेपेलिन इससे निपट सकते हैं, इसलिए हाँ, सब कुछ संभव है। और इस अच्छे नोट पर कि सब कुछ संभव है और कोई और सवाल नहीं है, हाँ, हम सभी को शुभकामनाएं। सब कुछ, सभी का धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं। सब कुछ संपर्क में, चैट में लिखें, ईमेल पर। सभी को अलविदा।